Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कहाँ कैसे वन पाए जाते हैं और क्या क्या प्राकृतिक वनस्पति यानी कि आपका नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, इससे रिलेटेड भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, आपसे उत्तर प्रदेश के वन और प्राकृतिक वनस्पतियाँ नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन श्योरली पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें विदाउट स्किप किए। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में देखिए हमने बात की थी ना कि हमें उत्तर प्रदेश में वन और प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखनी है, तो हम अपना पहले पॉइंट से यहाँ पे हम पॉइंट वाइज जो है वो हमने फैक्ट्स रखे हैं क्योंकि थियोरी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट्स जो हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बहुत ध्यान रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए। राज्य में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा कि एक तो समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं और पर्णपाती और कांटेदार वन। ये 4 तरीके के वन जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली वन नीति कब बनी थी, दूसरी वन नीति कब बनी थी। पॉलिसीज़ बनती है ना फॉरेस्ट के लिए, नई नई नीतियाँ आती हैं, नए नए उसमें रूल्स रखे जाते हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी नॉर्म्स वो प्रोवाइड करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहली वन नीति थी वो आपकी 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में, यानी कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन में आया था 1950 को, तो उसके 2 साल बाद पहली वन नीति आई थी। ठीक है, तथा दूसरी वन नीति की अगर हम बात करें तो ये वर्ष 1998 में आई थी। कब आई थी? 1998 में आई थी, यानी हम कह सकते हैं कि जब 90s का जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा था और 20s का टाइम स्टार्ट होने वाला था, तो उससे 2 साल पहले ही जो है वो दूसरी वन नीति आ गई थी। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना, अब जैसे आपका नगर निगम होता है ऐसे ही एक वन निगम होता है। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो वन निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974। और कुल वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है। कितना है वन क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में? कितना है? तो 16,582 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर हमारे वन हैं। जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जितना भी हमारा टोटल क्षेत्रफल है उसका 6.88% है, जिसमें 2,617 वर्ग किलोमीटर घने जंगल हैं, 4,059 वर्ग किलोमीटर मध्यम घनत्व वन है और 7,993 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल वन क्षेत्र कितना है, तो टोटल वन क्षेत्र आपका 16,582 है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.88% है, जिसमें कि 2,617 घने जंगल हैं, 4,059 मध्यम है और 7,993 खुले हैं। ठीक है, खुला वन है।
अब राज्य में वृक्षारोपण, तो राज्य में वृक्षारोपण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण क्षेत्र जो है वो 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.05% है। क्लियर? उत्तर प्रदेश में अब झाड़ियाँ भी होती हैं, है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल, हम इसी को ध्यान नहीं देते, हम वनस्पति पढ़ लेते हैं, हम वन देख लेते हैं, पर झाड़ियाँ नहीं देखते, घाटियाँ नहीं देखते, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों का क्षेत्रफल जो है वो 587 वर्ग किलोमीटर है, और ये उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 0.24% है। अब बात आती है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले देखेंगे घटते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे 5 में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है। तो ये है आपका सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र है, जो कि जहाँ पे कितना है तो 2540.29 वर्ग किलोमीटर वन है आपके किस जिले में? सोनभद्र में। वहीं खीरी है जो आपका लखीमपुर खीरी, वहाँ आपके 1273, ठीक है, 0.06 वर्ग किलोमीटर ये लखीमपुर खीरी। मतलब सबसे ज़्यादा, अगर हम पूछें आपसे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा? सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद है आपका लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी के बाद आता है मिर्ज़ापुर, जहाँ पे कि 803.73 वर्ग किलोमीटर जंगल है। और फिर आता है आपका पीलीभीत। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि बरेली से बिलोंग करते हैं उनके पास ही है पीलीभीत, तो उनको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा कि अगर हम उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों की बात करें तो जो 5 जिले टॉप पर आते हैं उनमें सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, मिर्ज़ापुर है और पीलीभीत है, जो कि आपके बरेली के पास है, और है आपका चित्रकूट। ठीक है, तो पीलीभीत जो है वो वहाँ पे 687.11 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं, और चित्रकूट में 586.40 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम जो वन क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो पाया जाता है चित्रकूट में, और सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है आपके सोनभद्र में। टॉप 5 जिले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम कम वन क्षेत्र वाले जिले देखेंगे। ये तो ज़्यादा थे, ठीक है, ज़्यादाओं का घटता क्रम था। अब हम कम का देखेंगे, और ये बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे कम जो हमारा वन क्षेत्र है वो किस जिले में पाया जाता है? वो भदोही जिले में पाया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3.12 वर्ग किलोमीटर के जंगल पाए जाते हैं। मऊ है दूसरा, इस मऊ में 11 वर्ग किलोमीटर के वन पाए जाते हैं। फिर आपका मैनपुरी है, मैनपुरी में 14 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपका संत कबीर नगर है, यहाँ सिर्फ 14 वर्ग किलोमीटर है, सेम यहाँ पर। फिर आपका देवरिया है, तो देवरिया में जो है वो 15.21 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो ये आपके भदोही हैं, मऊ है, मैनपुरी है, संत कबीर नगर है और देवरिया है। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वन प्रतिशत। अगर हम सर्वाधिक वन प्रतिशत देखें घटते क्रम में पर प्रतिशत की अगर हम बात देखें तो घटते क्रम में देखें तो सोनभद्र आता है, जहाँ पे 36.79% है। फिर चंदौली आता है, चंदौली में 22.25% है। फिर पीलीभीत आता है, यहाँ पर 18.64% है। फिर मिर्ज़ापुर में 18.25% और चित्रकूट में था 0.23%। ठीक है, ये सर्वाधिक वन प्रतिशत है। फिर सबसे कम 1%, अब ये आरोही क्रम में है। यहाँ पर देखो संत रविदास नगर है 0.31%, मैनपुरी 0.49%, देवरिया 0.60%, बदायूं 0.62% और मऊ 0.64%। तो ये तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे वनों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। तो वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई गई थी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। सामाजिक वानिकी योजना,
वन से ही संबंधित थी। इस योजना का नाम था सामाजिक वानिकी योजना और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी। तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी। दूसरी योजना है आपकी यूपी वानिकी परियोजना। और अगर हम बात करें यूपी वानिकी परियोजना की कि ये कब शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत मार्च 1998 को हुई थी। 1998 में ही आपकी दूसरी वन नीति भी लागू हुई थी या फिर आई थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि दूसरी वन नीति भी हमारी कब आई थी, 1998 में आई थी। और यूपी वानिकी परियोजना जो थी वो भी हमारी 1998 में ही शुरू की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना एक योजना थी। ये जो ऑपरेशन ग्रीन योजना थी इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना यानी कि आपको जंगल में पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी करनी है, ये योजना लाई गई थी और ये 2001 में लाई थी ताकि जो वन कट रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको अफॉरेस्टेशन में बदला जाए, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनके डिफॉरेस्टेशन से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ये वन विकास प्राधिकरण के माध्यम से शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही वन प्रबंधन की गहनता ये केंद्र प्रायोजित थी। फिर वन्य जीवन की बातचीत भी की गई थी कि कैसे वन्य जीवन को बचाया जाए, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो इंडेंजर्ड में है, जो रेड डेटा बुक लिस्ट में आते हैं, तो उनको किस तरह से जो है प्रिजर्व किया जाए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। निःशुल्क मॉक टेस्ट, एक गलत हो गया, इसको इग्नोर करेंगे। देश में वन्य जीवन के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था क्या है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। प्रधानमंत्री जो है वो इस बोर्ड के कौन है? अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में अब बात आती है चिड़ियाघर की, क्योंकि वहीं आपको जानवर देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो चिड़ियाघर है वो कहाँ है? सभी को पता है, जा भी चुके होंगे, लखनऊ और कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर लखनऊ और कानपुर में 2 जगह है। और भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क जो है, नाइट सफारी पार्क जिसको कहा जाता है, वो आपके ग्रेटर नोएडा में है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम सबसे पहला रात्रि वन्य जीव पार्क है जिसको नाइट सफारी पार्क के नाम से जाना जाता है, ये आपके ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। अगला है राष्ट्रीय शेर सफारी पार्क। राष्ट्रीय शेर सफारी पार्क ये आपके इटावा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और शेर सफारी पार्क इटावा। अब राष्ट्रीय हाथी सफारी पार्क भी इटावा में है। तो शेर सफारी पार्क भी इटावा और हाथी सफारी पार्क भी इटावा। हाथियों का बचाव और पुनर्वास केंद्र भी जो है वो इटावा में ही है। फिर आपके भालुओं का बचाव भी किया जा रहा है। तो भालुओं का बचाव और उनके पुनर्वास का जो केंद्र है वो आपके मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा। कृष्ण की जन्मभूमि यानी कृष्ण की भूमि हम कह सकते हैं। तो कृष्ण की भूमि मथुरा में भालुओं का बचाव एवं पुनर्वास केंद्र है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। कहाँ है? तो घड़ियाल अभ्यारण्य सबसे बड़ा चंबल नदी क्षेत्र में है। कहाँ? चंबल नदी क्षेत्र। वृंदावन हेतु मोर संरक्षण केंद्र प्रस्तावित है। ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा में है, जिसे 1977 में घोषित किया गया था। राज्य का पहला बाघ अभ्यारण्य भी दुधवा है, जिसे 1987 में घोषित किया गया था। फिर आपका दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत शाहजहाँपुर जिले में है, जिसे जून 2014 को घोषित किया गया था। ऐसे ही राज्य ने 2014 में अपनी पर्यावरण पर्यटन नीति घोषित की। राज्य ने 2014 में पर्यावरण पर्यटन नीति घोषित की थी। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम पक्षी अभ्यारण्यों की बात करें तो पक्षी अभ्यारण्यों को मिलाकर कुल आपके 24 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 24, जिसमें आप पक्षी अभ्यारण्य को भी मिला रहे हैं। राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो चंद्रप्रभा है। ठीक
ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहला है राज्य का, जिसे 1957 में चंदौली में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, चंदौली में चंद्रप्रभा को स्थापित किया था 1957 को, और ये राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसका क्षेत्रफल अगर हम बताएं तो 2073 वर्ग किलोमीटर, इसका 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल कुल 5.40 वर्ग किलोमीटर है, और यह आपके ललितपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य वो नवाबगंज में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ है? नवाबगंज। कब हुई थी? 1984। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य लाख बहोसी अभ्यारण्य है, जो कि आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्नौज में। अब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य देख लिया लाख बहोसी अभ्यारण्य, कहाँ? कन्नौज में। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि आपके एटा में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य सिचुएटेड एट एटा। सो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आई विल शो यू अगेन, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। सो टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल शो इट अगेन, and if you have any query regarding anything, or you have any doubt, so you can ask in the comment section, and if you want to give any suggestion, also comment in comment section for your suggestion also. And what do you want to study, tell me that also, so that आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। So that's it from my side. मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.